हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एपेक्स बैंक में निकली हुई जो वैकेंसी है उसके संबंधित जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ परीक्षा संबंधित, उसको आज आगे बढ़ाते हुए जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन चीज है वो अधिनियम। अधिनियम को कैसे पढ़े, किस प्रकार पढ़े, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे, यही आपके लिए दिमाग घुमा रहा है 25 नंबर का जो इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले शुरुआत या तो आप लोग डाउनलोड करो या आपको फोकट में मिल रहा है नेट में, आपको छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की पुस्तक आपको नेट में मिल जाएगा। अगर मोबाइल में पढ़ना मुश्किल लगता है तो आप किसी लॉ हाउस में जाइए और लॉ हाउस से जाके एक पतली सी पुस्तक इसको ले लीजिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। अब 1960 का जो आप पुस्तक लेंगे तो याद रखना, पुस्तक का जो पहला जो पार्ट होता है विषय सूची, यहीं से प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो विषय सूची में आपको देखना है कि कैसे प्रश्न उठेंगे और किस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। धीरे धीरे हम लोग इस सूची को देखेंगे और पढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले चाहे कोई भी अधिनियम की पुस्तक आप ले लीजिए, शुरुआत जो होता है वो होता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से। तो धारा एक हमेशा याद रखना संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से होगा। और धारा दो में कोई भी अधिनियम की पुस्तक ला के पुस्तक उठाइए, धारा दो में हमेशा परिभाषाएं रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फला फला परिभाषा किसमें दी है, कौन से धारा, आंख मूछ के लगाइए धारा दो, क्योंकि धारा दो में ही परिभाषाएं पूरा दिया है। हाँ, यद्यपि का खा गा घा घा बहुत सारे दिया रहता, अब उतना तो याद नहीं हो पाएगा, का खा गा घा पूछना भी नहीं चाहिए वो सब चीज, लेकिन धारा दो बस याद रखना, उसमें हमेशा परिभाषाएं होती है। और आपका जो दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है और दूसरा अध्याय रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है तो मैं आपको पढ़ना बताऊंगा कि इनमें से कैसे आप पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए याद हो गया आपको संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ धारा एक में है, और ये भी आपको याद हो गया कि धारा दो में परिभाषाएं दी है। अब अध्याय दूसरा दूसरा उसमें रजिस्ट्रीकरण दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये आपके टोटल छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 में 11 तो अध्याय है। पहला चीज ये अध्याय कितना है, 11 है। और धाराएं कितनी है, तो धाराएं 96 96 धारा है। पहला चीज यहां पर मिलेगा, अध्याय 11 है, पलटा के देखिए अध्याय 11 है ये क्वेश्चन। और टोटल धाराएं कितनी है, टोटल धारा 96 है। 96 के 96 धारा आप याद नहीं कर सकते और नहीं आपको याद करना है, लेकिन क्रम से कुछ धाराओं को तो जरूर आपको दिमाग में रखना होगा, याद करना होगा। जैसे मैंने कहा, पहला जो स्टार्ट होता संक्षिप्त नाम और विस्तार से, और दूसरा स्टार्ट होता परिभाषा से। तो तीसरा जो चलेगा, ये दो पहला अध्याय कंप्लीट परिभाषा तक, और दूसरा अध्याय चलेगा रजिस्ट्रीकरण से। तो आप एक बताइए, आप हम इसको हम रजिस्ट्रीकरण का अध्याय को अगर हम लोग धारा को याद करने की कोशिश करें दूसरा अध्याय का, तो आप बताइए जब आप रजिस्ट्रीकरण करने जाएंगे, कहीं आप रजिस्ट्रीकरण करने जाएंगे तो सबसे पहले किससे मिलेंगे भाई, ये बताइए सबसे पहले किससे मिलेंगे। तो रजिस्ट्रीकरण करना अधिकारी है ना, तो अधिकारी से जब मिलेंगे तो ये अधिकारी जो हो जाएगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वही तो है रजिस्ट्रार। तो सबसे पहले जो आप अधिकारी से जब मिलोगे यहाँ पर, तो पहले आप अधिकारी से मिले। अधिकारी क्या है, ये अधिकारी का नाम ही रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार अन्य अधिकारी। तो धारा 3 कैसे याद करोगे, धारा 3 रजिस्ट्रार अधिकारी के पास गया। अब तुरंत जाने के बाद तुरंत आपका रजिस्ट्री तो हो नहीं जाएगा, तो आपसे पूछेगा भाई किसका रजिस्ट्री करने आए हो, भाई किसका रजिस्ट्री। तो धारा 4 में ध्यान दो, धारा 4 में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण की जाएगी। कौन से सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करूं भाई, वो रजिस्ट्रार पूछेगा, तो धारा 4 में आ जाएगा। अब वो बोलेगा किस प्रकार का है आपका रजिस्ट्री, किस प्रकार का है, तो परिसीमित है या अपरिसीमित। तो पांचवा धारा पांचवा बोलता है परिसीमित है, और अपरिसीमित बताओगे सर परिसीमित मेरा सोसाइटी है या अपरिसीमित सोसाइटी। इसके बाद रूल रेगुलेशन रजिस्ट्रार बताएगा, कुछ शर्तें हैं भाई, रेगुलेशन इतना टिकट लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इस प्रकार का रूल होगा, अपरिसीमित में ये रूल है, अपरिसीमित में ये रूल है। तो धारा 6 हो गया, धारा 6 में शर्तें जोड़ दिया। अब धारा 6 में आप बोले हमें सब पूरा शर्तें मान्य करता हूं, तो बोलेगा भाई आवेदन करो। फिर आप बोलेगा आवेदन करो, तो धारा 7 में हो जाएगा आवेदन। सिलसिलेवार जैसा आप जाओगे ना, ठीक वैसे ही यहां पर भी है। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाता हूं तो रजिस्ट्रार से मिलता हूं, तो धारा 3 में रजिस्ट्रार हो गया। रजिस्ट्रार में से पूछेगा काहे के लिए आए होते, ये हो गया सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कीजिए, किसका करोगे, तो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कर रहा हूं धारा 4 में। मैं बोलूंगा रजिस्ट्रार में से पूछेगा किस प्रकार का सोसाइटी है आपका, तो ये हो गया 5वां धारा, परिसीमित है या अपरिसीमित है।
अगर परिसीमित असीमित में कुछ शर्तें बताएगा रजिस्ट्रार की, ये नियम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6वें में शर्तें। अब शर्तें भी पालन कर दे तो बोलेगा आवेदन करो, तो आवेदन किसमें करेंगे, धारा 7 में। आवेदन करने के बावजूद हो जाएगा कुछ ना कुछ काट छाट करेगा रजिस्ट्रार, काट छाट करेगा तो धारा 8 में होगा काट छाट, कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय का रजिस्ट्रार की शक्ति में काट छाट की शक्ति। और इसके बाद जब काट छाट होने का जब अंतिम हो गया तो मेरा रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा, तो धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण याद हो जाएगा आसानी से। यही सिलसिले से आपको भी याद करना है कि भाई यहाँ पर 3 में रजिस्ट्रार से मिले, 4 में उसने बोला किसका करना है तो रजिस्ट्रीकरण करने आए 4 में, 5 में प्रकार बताए परिसीमित या अपरिसीमित, 6 में रजिस्ट्रीकरण के शर्तें लगा दिया, 7 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के लिए बोला, 8 में कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने का रजिस्ट्रार की शक्ति बता दिया, और 9 में रजिस्ट्रीकरण बता दिया किसमें रजिस्ट्रीकरण आपका हुआ था 9 तक। और 10वां भी याद कर लेना आपको, सोसाइटियों का वर्गीकरण, 10वां में सोसाइटियों का वर्गीकरण की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 तक। तो 10 तक तो मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा या याद हो गया होगा। 10 तक याद हो जाने के बाद 11, 12, 13, 14 बेकार है। सोसाइटी को उपविधियों का संशोधन, उपविधियों का संशोधन, निदेश शक्ति, नाम तब्दीली, कतिपय प्रमाण पत्रों के निश्चय के साथ, ये सब आप छोड़ सकते हो। फिर आपको सीधा सीधा आपको लास्ट वाला आपको याद करना होगा, वो है 18 रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना और 18 का समाप्त किया जाना। तो आपको जो याद करना है लास्ट वाला 18 और 18 का, 18 में सीधा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, धारा और 18 का में सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जाना। इस प्रकार धारा 3 से लेके धारा 18 तक पार्ट 2 में है। 3 से लेके 10 तक का तो मैंने आपको याद करवाया था क्रम से। पहले जैसे मैंने कहा था कि आप पहले सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार 3 में आएगा तो 4 में पूछेगा रजिस्ट्रीकरण किसका करोगे, 5 में प्रकार बताओगे परिसीमित अपरिसीमित, 6वें में वो शर्त रख देगा, 7वें में रजिस्ट्रीकरण कर फिर एप्लीकेशन दोगे, 8वें में काट छांट करेगा एप्लीकेशन में, और 9वें में आपका रजिस्ट्रीकरण होगा, और 10वें में सोसाइटियों का वर्गीकरण। इसके बाद सीधा सीधा आपको 18 आना है, 18 में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना और 18 कर में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जाना। अभी आज के पार्ट में मैं यहीं तक मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट 1 का देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में, तो एक चीज और, एक कब यहां प्रवर्तित हुआ तो आपको यह भी याद रखना होगा, दिनांक 28 अप्रैल, ये याद रखना होगा, दिनांक 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, यह याद होना चाहिए, 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश क्यों लिखा है, क्योंकि उस समय 60 के समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत था, जब ये बना तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बना। तो 12 मई 1961 प्रथम बार प्रकाशित हुआ ये। और इसके बाद आपको देखना भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में, कभी क्वेश्चन पूछता है कौन से वर्ष में, तो 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिग्रहित किया गया। आज ये छत्तीसगढ़ का हो गया, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। और प्रारंभिक में आपको याद रखना, मैं पहले ही बताया, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अब छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित द्वारा नियत करे। परिभाषाएं में बहुत सारी चीज दी गई, जिसमें से हर परिभाषा को हमको नहीं देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। तो धारा 2 बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, परिभाषाओं से संबंधित होता है। इसमें आएगा रजिस्ट्रार हो, अपर रजिस्ट्रार हो या कोई भी रजिस्ट्रार हो। एक इसमें लिया है धारा 3 में, धारा 3 अगर क्वेश्चन पूछे रजिस्ट्रार का वर्णन इसमें किया गया, रजिस्ट्रार का वर्णन धारा 3 में किया गया है। अपर रजिस्ट्रार से विपरीत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार। दिनांक 1/11/2000 से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। विधि अनुकूल आदेश दिनांक 13/6/2001 के द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम व अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित करके 1/11/2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लागू है। यहाँ पर चीजों में अब हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर देख लेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। हर परिभाषा को मैं याद करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ परिभाषाओं से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंदरूनी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बार बार ये इतना याद मत रखना कि दो का, दो गा, दो खा, दो गा, ये सब मत देखो, केवल धारा 2 में परिभाषा इतना जानना काफी है। शीर्ष सोसाइटी किसको कह रहा है, तो शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रीत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य
अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो, क्रियाकलाप के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ हो। माने ये सोसाइटी क्या करेगा, लोगों का सीधा नहीं देगा, इसके अंतर्गत जितने सोसाइटी आएगी वो काम करेगा। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीधा सीधा बैंक का काम नहीं करती। ये जिसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक होती है, चाहे एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, ठीक है, या पंजाब पीएन पंजाब नेशनल बैंक हो, और कोई बैंक हो, उनको रजिस्ट्रीकृत करती है और उनको सेवाएं देती है। तो आरबीआई का काम यही है। सिर्फ सोसाइटी का काम भी ठीक इसी प्रकार होगा जैसे आरबीआई का होता है। केंद्रीय सोसाइटी से अभिप्रेत है जिला सहकारी कृषि। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई जिला सहकारी कृषि किस सोसाइटी के अंतर्गत आएगा, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या कुछ और सोसाइटी। ठीक है, तो आपको याद रखना जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक केंद्रीय सोसाइटी से के अंतर्गत आएंगे। मैंने केंद्रीय से अभिप्रेत है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो और जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रभित करना हो और जिसका कम से कम 5 सदस्य सोसाइटियां हो। जैसे यहाँ पर अगर बिलासपुर का कोई एपेक्स बैंक होगा, ये तो वो आ जाएगा आपका जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक या केंद्रीय सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएगा। बिलासपुर के अंतर्गत एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी काम कर रहा है तो केंद्रीय सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार केंद्रीय सहकारी बैंक है, ये अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंक कार्य नियमन अधिनियम 1949 संख्या 10 के अधीन या तो अनुगिप्त माने जिसको अनुमति मिली हो, जिसको लाइसेंस मिला हो और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुगिप्त किया जाने बैंक कारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्त है। अपेक्स बैंक ये पूरा काम करती है, सहकारी बैंक का पूरा काम जो है अपेक्स बैंक करती है, उनको बैंक का पूरा काम मिला हुआ है, जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो और जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटी के लिए निधियों का सृजन करे और कृषि, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उन सहकारी सोसाइटियों के लिए क्रेडिट माल सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट माल और सेवाओं या उधार के रूप में उनका प्रदान और सहकारी सोसाइटी को करे। आपने यहाँ पर मैंने कहा अपेक्स बैंक की आपने ले लिया, उदाहरण ले लिया मैंने, अपेक्स बैंक का ले लिया। तो जो अपेक्स बैंक होता है, यहाँ पर बैंक मैंने यहाँ पर कर दिया, ये सब किसानों को लोन दे रहा, क्रेडिट कर रहा, पैसा जमा कर रहा है और सब्सिडी दे रहा है, ये सब काम ये काम कर रहा है, एक बैंक के रूप में काम कर रहा है। तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत आ जाएगा। सहकारी बैंक से अभिप्राय ऐसे राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक और कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो। माने जितने अपेक्स बैंक है जो सहकारी बैंक, सब के सब सहकारी बैंक के अंतर्गत आएंगे। परिसीमित दायित्व वाले सहकारी सोसाइटी, माने इसमें परिसीमित साफ है, जिसका जो दायित्व है वो लिमिट हो, जिसका दायित्व लिमिट हो वो परिसीमित है। परिसीमित दायित्व जिसका दायित्व जो है एक निश्चित है। अभिप्राय ऐसे कोई ऐसे सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उनकी उपबुद्धियों द्वारा उस रकम यदि कोई हो जो उसको द्वारा धारित अंशों को अद्यत हो तक परिसीमित हो, या ऐसी रकम जिसका कि उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा व अपने ऊपर ले तक परिसीमित हो। मतलब इसका अर्थ होता है अगर मान लिया जाए कोई एक सोसाइटी खोली गई है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें आप भी एक लोग है। ए ने अपना पैसा इसमें फंसाया है तो उसका जो दायित्व सीमित होगा, उसका दायित्व ये नहीं है कि भाई 500 रुपए उसने अपना फंसाया है, तो उसका दायित्व यह है कि उसका अंश पूंजी यहाँ पर लगा है, उस अंश पूंजी में जितना हिस्सा मिलेगा उसको लेने का उसका अधिकार होगा, उसको प्राप्त होगा, तो यहीं तक उसका सीमित हो जाता है। अब उसमें कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव नहीं जीता, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, ये इसका दायित्व नहीं है। उसका अंश पूंजी में जितना रकम उसका लगा है, उसका रकम को निकालने में, उसका लाभ प्राप्त करने में, उसका जो भी है, ये सब उसका दायित्व होता है। इसी को बोलते हैं परिसीमित दायित्व। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से, जिसको आप थोड़ा समझ लो तो आपको आसानी हो जाएगी। उपभोक्ता सोसाइटी, अब उपभोक्ता सोसाइटी का होता है से अभिप्राय है कोई ऐसा सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उसके लिए अन्य सेवाओं करने तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण से प्रभूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में जो कि ऐसी सोसाइटी की उपलब्धियों का अधिकृत किया जाए, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
आप देखो उपभोक्ता सोसाइटी के अंदर सिंपल से यार, जहां राशन दुकान आप लोग जाते हो, ये जो राशन दुकान क्या है, ये दुकान जो है, ये सब के सब जो उचित मूल्य की दुकान जिसको बोलते हैं, ये उपभोक्ता सोसाइटी के अंतर्गत आती है। ये सब आप लोगों को राहत देने के लिए बनाई जाती है। तो ये सब प्रसंस्करण करे। प्रसंस्करण का मतलब होता है, एक समझ लो, कच्चा तेल से डायरेक्ट आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और कच्चा जो तेल को जब पेट्रोल बनाया जाता है तो ये हो गया प्रसंस्करण। उसी प्रकार कुछ चीज होता है धान से। अब धान आप खरीद रहे हो, और धान को तो तुरंत आपका आदमी को बेचेगा नहीं, धान को प्रसंस्कृत करके चावल बनाया जाएगा, उसको आपको वितरण किया जाएगा। बस यही चीज है प्रसंस्करण। विकास बैंक सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये सविकृत है ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए। कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत सविप्राय ऐसे कोई ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती से अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, और उसके अंतर्गत आती है बेहतर कृषि फार्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फार्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फार्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी, फसल संरक्षण सोसाइटी। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, माने क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये सब को थोड़ा सा देख लेना है। संघीय सोसाइटी से विपरीत है जो सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। मतलब ये कह रहा है, कम से कम ये कह रहा है कि भाई सरकारी पूंजी को हटा दो। सरकारी पूंजी को हटाने के बाद लो, मान लो एक जगह 1000 रुपए का अंश लगा हो, 1000 रुपए का अंश लगा हो, इसमें अलग अलग व्यक्ति ने लगाया हो, तो कम से कम अगर गवर्नमेंट का इसमें 300 है, मान लो गवर्नमेंट ने अपना 300 रुपए लगा कर रखा है, तो 300 को हटा दीजिए, अब बचत कर दीजिए, और 300 का हटा दिया तो मेरे पास बचे कितने, 700 रुपए बचे। अब 700 का 50% कम से कम आपको 350 तो आपका अंश पूंजी होना ही चाहिए, ये कह रहा है 350। माने संघीय सोसाइटी से अभिप्राय है वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अवर्जित करते हुए, मैंने हटाते हुए कम से कम 50% सोसाइटियों द्वारा धारित हो। ये साफ कहा गया है, कम से कम 50% तो आपका होना चाहिए, तो वो होगा संघीय सोसाइटी। ये क्वेश्चन बन सकता है कितने परसेंट, तो 50%, ये याद रखना। वित्तदायी बैंक से अभिप्राय है कोई ऐसा सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके व्यक्तिगत सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित किया जाना आता है। उसके अंतर्गत आते हैं कोई विकास बैंक और राज्य सहकारी बैंक। माने जितने विकास बैंक है, राज्य सहकारी बैंक, वो वित्तदायी बैंक है जो वित्त प्रदान करते हैं। औद्योगिक सोसाइटी की बात किया जाए, से अभिप्राय है बुनकर। अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कौन कौन आएंगे, तो बुनकर, बढ़ई, धातु कर्मकार, मोची का कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से रचित किया गया हो, विरचित की गई सोसाइटी, तो वो क्या कहलाएगी, औद्योगिक सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चन बता देगा और पूछा जाएगा बताइए कौन सी सोसाइटी। विपणन सोसाइटी, विपणन का अर्थ क्या होता है, विपणन का अर्थ होता है इंग्लिश में मार्केटिंग, अर्थात उत्पादन से लेके बेचने तक। आप धान का उत्पादन करते हो, उत्पादन से लेके वहां पर जहां पर बेचने बाजार तक जो जाते हो, ये पूरे क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आ जाता है, और वो पूरा क्रियाकलाप आपका विपणन कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा विपणन। तो विपणन से अभिप्राय कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो, और जिसके उद्देश्य से ऐसी उपज के लिए उपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो। अधिकारी तो आप जानते होंगे, अभी मैं अधिकारी और पदाधिकारी में दोनों तुलना कर रहा था, इसलिए यहाँ अधिकारी देना पड़ गया। अधिकारी से विपरीत है व्यक्ति जिसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो, तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पद स्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई हो सम्मिलित है। पदाधिकारी मतलब चुनाव द्वारा जीते गए, ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अधिकारी अलग, वो अधिकारी नहीं, पदाधिकारी जो चुनाव द्वारा जीते गए, जैसे सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, जैसे उपाध्यक्ष, सभापति, यहाँ पर उप सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, और जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति सहकारी सोसाइटी बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो भी चुनाव द्वारा जीता गया और निर्वाचित किया गया, वो सब के सब पदाधिकारी आएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्राथमिक सोसाइटी से विपरीत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो न केंद्रीय सोसाइटी। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो ना केंद्रीय सोसाइटी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्राथमिक सोसाइटी कहेंगे। समझिए, क्वेश्चन अपने मन से बनाइए कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भी प्राप्त है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई हो, और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी,
कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, बृहदाकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी आती है। प्राथमिक सहकारी बैंक भी वही है। इसमें से अभिप्राय है बैंक के रूप में रजिस्ट्री न की गई। आप याद रखो, सहकारी प्राथमिक सहकारी बैंक में ये बोल रहा है, अभिप्राय है बैंक के रूप में, याद रखेंगे, बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न, नगरीय भी होना नहीं चाहिए और ग्राम सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी जो बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत ना की गई हो, और नगरीय और ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी जिसका उद्देश्य के अंतर्गत उसके सदस्यों द्वारा उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित किया जाना, उनके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता है, और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त माने अनुमति मिली हो, या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्त हो, लेकिन यह रजिस्ट्रीकृत ना हो, याद रखना। उत्पादक सोसाइटी बोर्ड से अभिप्राय है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन और बेचना अपने सदस्यों के सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उसके अंतर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपार्जन के उद्देश्य से बनाई गई हो। प्रसंस्करण बार बार बताया गया, जिसमें प्रसंस्करण माने कच्चे माल को वो करना, परिष्कृत करना। तो कोई भी परिष्करण काम कर रहा है, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे परिष्कृत होते हैं, गन्ना से शक्कर बनाते हैं तो प्रसंस्करण हो जाएगा। यह अभिप्राय है कोई भी ऐसी सोसाइटी जो माल के उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, और उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज प्रसंस्करण करने के लिए आती है। फिर संसाधन सोसाइटी से अभिप्राय कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार, क्रेडिट, माल या सेवाएं जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हो अभिप्राप्त करे, और उनके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक सेवा सोसाइटी आती है। विद्यार्थी के अंतर्गत से अभिप्रेत कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहा हो, तो वो विद्यार्थी कहलाएगा। और ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट है। और अधिकरण से अभिप्राप्त है धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। आज इतना ही, क्योंकि ज्यादा लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोर करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही अध्ययन कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, जो सहकारिता संबंधित प्ले लिस्ट दबाकर मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।